हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन वाशने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। ये इंडियन पॉलिटी सीरीज का लेक्चर 3 है, जो कि एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछी जाती है। इसका जो वेटेज है एग्जाम के अंदर, ये टोटल 2 मार्क्स का है। आज इस लेक्चर के अंदर हम शेड्यूल्स एंड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर मौजूद आई बटन को प्रेस करके उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल बेसिकली ऐसी टेबल्स हैं which have additional information that is not mentioned in the articles। यानी कि जब हमने पीछे लेक्चर में कहा आपसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 448। ठीक है, यानी कि जो टोटल आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कितने हैं आपके 448। तो इन 448 आर्टिकल्स में अभी भी काफ़ी सारी ऐसी बात रह गई थी जो कि हम इंक्लूड नहीं कर पाए। तो उन जैसी जो जितनी भी बातें रह गई, उन सारी बातों को इंक्लूड करने के लिए हमें कुछ शेड्यूल्स यहाँ पे इंक्लूड करने पड़े। इनिशियली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल मौजूद है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इन शेड्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या क्या लिखा गया है। तो जो सबसे पहला शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टेट का और जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, यानी कि जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में बताया गया है कि ये क्या है। जो कि पहले वाला पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया था यूनियन और स्टेट के बारे में, जो चीज़ें वहाँ पे लिखने से रह गई उसके बारे में फिर आगे जाके शेड्यूल नंबर 1 में बताया गया। ऐसे ही शेड्यूल नंबर 2 के अंदर प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, किस तरीके से जो सैलरी होगी और जो अलाउंस होगा, जो मेन पोस्ट है इंडिया की, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, स्पीकर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, तो इनकी सैलरी किस तरीके से डिसाइड होगी, इस बात को शेड्यूल नंबर 2 के अंदर बताया गया। ऐसे ही शेड्यूल नंबर 3 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है कि जब ओथ दिलवाई जाएगी किसी ऐसे पर्सन को तो उसका प्रोसीजर किस तरीके से रहने वाला है। देन शेड्यूल नंबर 4 के अंदर एलोकेशंस बताए गए हैं सीट्स के, यानी कि राज्यसभा के अंदर जो सीट होने वाली हैं डिफरेंट स्टेट के, वो कैसे डिसाइड करा जाएगा कि किस स्टेट के पास कितनी सीट्स होंगी राज्यसभा के अंदर, तो इसके बारे में शेड्यूल नंबर 4 में बताया। फिर शेड्यूल नंबर 5 के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी ट्राइब्स इंडिया के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स मानी जाएंगी और किस तरीके से इनका जो एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, साथ ही साथ उनके एरिया को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो इसके बारे में शेड्यूल नंबर 5 में बताया गया। देन शेड्यूल नंबर 6 के अंदर आगे जाके जो स्टेट्स बनी, जैसे कि 4 स्टेट थी हमारी नॉर्थ ईस्ट की, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इनके बारे में जो कुछ और लॉज वगैरह हैं उनको डिटेल में समझाया गया है शेड्यूल नंबर 6 में। देन शेड्यूल नंबर 7 के अंदर डिवीजन बताया गया है किस तरीके से जो अथॉरिटी यानी कि जो पावर्स हैं किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी जाएंगी। देन शेड्यूल नंबर 8 के अंदर, ठीक है इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, शेड्यूल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। अब ऐसे तो इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है। तो इनिशियली जब ये शेड्यूल बनाया गया था तो इसके अंदर केवल 14 लैंग्वेजेस शामिल थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर इन टोटल 22 लैंग्वेज शामिल है। तो इनिशियली 14 थी, फिर आगे जाके 21st अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें सिंधी को ऐड कर दिया गया इस शेड्यूल के अंदर। ऐसे ही फिर आगे 71st अमेंडमेंट के थ्रू मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया गया, और ऐसे ही फिर 92nd अमेंडमेंट के थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली, ये जो लैंग्वेज है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से इन टोटल 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर 9th शेड्यूल आता है। 9th शेड्यूल
बेसिकली पहला ऐसा शेड्यूल था जिसके लिए पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया गया। तो नाइन्थ शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एड अप किया गया। इसके अंदर जो एक्ट्स और रेगुलेशन है लैंड रिफॉर्म्स को रिलेटेड, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया था। फिर आगे जाके शेड्यूल नंबर 10 आता है जिसके अंदर एंटी डिफिकेशन जो लॉ है वो 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड किया गया। एंटी डिफिकेशन का मतलब होता है, पहले क्या होता था, जो नेता होते थे वो जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर लेते थे, जिससे पार्टीज की जो मेजोरिटी होती थी वो कम हो जाती थी, जिससे उनकी सरकार गिर जाती थी। तो फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए नरसिम्हा राव, उनके टाइम पे इस लॉ को लाया गया था। अब इसके तहत अगर कोई भी पर्सन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन होंगे। अगर वहाँ के लोगों ने अगर उसको जिताया तो वो दोबारा से एमपी बनेगा या एमएलए जो भी बनना है, ठीक है, अदरवाइज फिर वो वहां से हार जाएगा। तो एक तरीके से जो लोग वोटर्स इनको चुन के भेजते थे उनके साथ ये चीटिंग होती थी, साथ ही साथ जो पार्टीज थी, ठीक है, वो भी इसके गलत इस्तेमाल करती थी। उस वजह से यहाँ पे एंटी डेफिसेशन लॉ लाया गया जिसको शेड्यूल नंबर 10 के अंदर रखा गया है। फिर ऐसे ही शेड्यूल नंबर 11 के अंदर जो पावर्स रहेंगी पंचायत की, ठीक है, इसको बताया गया है और इसको एडअप किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत। इस टाइम पे टोटल 29 मैटर्स इस शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं पंचायत से रिलेटेड। फिर जो लास्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 12, इसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है और इसको जो एडअप किया गया है ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत किया गया है और इसके अंदर टोटल 18 मैटर्स आते हैं। तो इन टोटल ये 12 शेड्यूल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन प्रियम्बल की। प्रियम्बल जो होता है बेसिकली इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रेम्बल है वो एक तरीके से उस देश की जो भी आइडियोलॉजी है उसको हमारे सामने एक सिंगल से पेज पे रख देता है। अब जनरली प्रियम्बल को हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनका मानना ऐसा नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो राइट टू रेमेडी हमको देता है, ये इनके अकॉर्डिंग क्या है, सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो जनरल अगर आपसे पूछे कि प्रियम्बल को क्या कहते हैं तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आर्टिकल जो 32 है जिसमें रिट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे इनके हिसाब से आपका सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये जो प्रियम्बल है इसको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, जैसे कई लोग इसको की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और ऐसे ही कुछ लोग इसको यार्ड स्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह के भी बुलाते हैं। अब अगर हम इसके कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो इसकी जो थीम ली गई है ये आपने ऑस्ट्रेलिया से इसकी थीम ली है और जो वर्डिंग है ये आपने इसकी अमेरिका से ली गई है। अब इनिशियली जब प्रियम्बल बनाया गया था उसमें कुछ वर्ड इंक्लूड नहीं थे, तो आगे जाके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पे 3 वर्ड एडअप करे गए, एक सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड प्रियम्बल के अंदर 1976 में ऐड किए गए थे। जब हम आज़ाद हुए थे तब ये वर्ड्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे, है ना। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा वर्ड इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था या फिर 1976 में से इसमें से कौन सा एडअप नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग की। तो जो पहला वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये लिखा होता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, चाहे अगर इंडिया की स्टेट्स को इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई डिसीजन लेना है या फिर इंडिया को खुद लेना है तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी और देश से पूछने की इस बात के लिए ज़रूरत नहीं है। यानी कि इंडिया की स्टेट्स कैसी इंडिपेंडेंट है इंटरनली भी एज वेल एज एक्सटर्नली भी, यानी कि किसी देश के साथ कैसे संबंध हमको रखने हैं उसके लिए भी हम खुद सोचेंगे, हमें किसी से राय मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगला वर्ड यहाँ पे सोशलिस्ट लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी एक, ठीक है, जो कि क्या करेगी, सोसाइटी का जो ऑर्डर है उसको अच्छे से चलाएगी। फिर एक वर्ड होता है यहाँ पे सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो रन करेगी विदाउट किसी लॉज ऑफ रिलीजन के, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं
तो वहाँ पे शरिया लॉ फॉलो होता है, यानी कि जो भी रेगुलेशंस हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है। तो जब हम अपनी कंट्री बना रहे थे तो हमारे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, और अगर इस तरीके से हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हम कह देते, तो जिस तरीके से शायद आपने क्लास 10th में श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा मेजोरिटिज्म वाला, है ना, तो लगभग वही कंडीशन यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती थी। तो इस वजह से हमने अपनी कंट्री को सेकुलर बनाया है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाती रिलीजन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है पीपल स्टेट, यानी कि जो हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। साथ ही साथ लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में। देन रिपब्लिक वर्ड लिख रहा है, रिपब्लिक वर्ड का मतलब यही है कि जो हाईएस्ट पोजीशन है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है। देन कुछ और वर्ड्स यहाँ पे हैं, जैसे इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। साथ ही साथ जो डिफरेंट कह सकते हैं तबके हैं सोसाइटी के, यानी कि जो डिफरेंट लोग हैं सोसाइटी के, उन सभी को एक बराबर क्या है प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हुए, रिजर्वेशंस वगैरह देते हुए उनको भी एक इक्वल स्टेटस पे लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जस्टिस लिख रहा है, यानी कि जो लॉ है वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे एक आम से आम इंसान उस काम को करे या फिर कोई फेमस इंसान उस काम को करे, दोनों को सेम पनिशमेंट यहाँ पे दी जाएगी। और लास्ट वर्ड होता है इंटीग्रिटी, यानी कि जो हम कह रहे थे कि इंडियन स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कोई इंडिया से खुद को अलग कर ले, ठीक है। तो इंटीग्रल का मतलब ये है कि देश क्या है, एक साथ रहेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंडियन प्रेम्बल और शेड्यूल्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी। अच्छे से हमने एक एक चीज़ को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके आप हमें अपने व्यूज़ या फिर डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी को भी आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।